नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। मेरे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। किसान, पशुपालक और मछुआरों के लिए भारत तैयार है। आपको बता दें कि एग्री और डेयरी सेक्टर में डील को लेकर ही अमेरिका से विवाद है। अमेरिका एग्री और डेयरी डील के लिए भारत पर लगातार दबाव बना रहा है और इसलिए ही भारत पर टैरिफ भी लगा रहा है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टेरर की हम बात करते हैं। ट्रंप ने भारत पर एक बार फिर से टैरिफ अटैक किया है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। ट्रंप से टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने इससे जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर कर दिए। यह आदेश 21 दिन के बाद यानी कि 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि 25% टैरिफ आज से लागू हो चुका है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। Put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. Officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes. On the India penalties, do you have any similar plans to enact more tariffs on China as it relates Could to their happen. purchases? Could happen. Depends on how we do. Could happen. जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा कि आप चाइना के साथ भी तो ट्रेड करते हैं, ये क्या कारण है कि आप केवल भारत को ही अलग करके उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब उन्होंने बड़ा ही सतही सा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो 7-8 घंटे ही हुए हैं, आगे देखिए फिर क्या होता है। ये डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक जिस तरीके का आर्थिक दबाव भारत पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे किसी भी दबाव में भारत आने वाला नहीं है। एक बार फिर से आप सुने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए
आज भारत तैयार है। अमेरिका का पहला 25% वाला टैरिफ आज से और अतिरिक्त 25% वाला टैरिफ 21 दिन के बाद से लागू होगा। ऐसे में भारत के पास अभी वक्त है विकल्पों पर विचार करने का। भारत अब ट्रेड डील पर अमेरिका से बातचीत कर सकता है और इस टैरिफ को कम करवा सकता है। 21 दिनों की मोहलत में भारत और अमेरिका आपस में बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। वैसे भी ट्रंप की ये चाल भारत पर दबाव बनाने की ही है। अब दूसरा विकल्प तो ये होगा कि भारत इसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में टैरिफ को चुनौती दे। तीसरा विकल्प यह है कि भारत को अब रूस और चीन के साथ मिलकर अपने तिगड़े को मजबूत करना होगा। भारत को रूस के साथ नई रणनीति बनानी होगी ताकि ट्रंप के टैरिफ का जवाब दिया जा सके। और निश्चित है कि भारत ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहा होगा। आइए बात करते हैं उत्तराखंड में आए हुए जल प्रलय की। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हादसे के 40 घंटे बीत जाने का समय और अभी भी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं है। हालांकि उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अब तक 400 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी भी मलबे में 60 से ज्यादा लोग मिसिंग होने की खबर है। मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है, लेकिन दिक्कत यह है कि धराली पहुंचने वाले रूट को ब्लॉक कर दिया गया है। अब ब्लॉक किया नहीं गया है, परिस्थितियां ही ऐसे पैदा हुई कि ये रूट ब्लॉक हो गए क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं। रास्ते को खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उत्तरकाशी में धराली, हर्षिल और सुखी में बादल फटने की वजह से त्राही त्राही है। धराली गांव में सैलाब आने के कारण 30 से 50 फीट तक मलबा जमा हो गया है। ITBP, SDRF, NDRF, PSC और पुलिस के जवान बहुत खराब हालत में लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें सब कुछ खुद ब खुद बयां कर रही है। आप तस्वीरें देखते जाएं, खबर सुनते जाएं। साथ ही सेना के 11 जवानों को भी रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर की मदद से धराली पहुंचाया जा रहा है। अगले 18 घंटे में उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे रेस्क्यू में और ज्यादा परेशानी आने की संभावना बन रही है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी उत्तरकाशी से ही लाइव जुड़े हुए हैं, अभय पराशर और अनामिका गौर। सबसे एक एक करके हम जानकारी हासिल करते हैं। पहले अभय, आप ये बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किस स्टेज पर है? देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से मौसम विभाग ने हालांकि साफ तौर पे बोला है कि अगले 2 से 3 दिन काफी ज्यादा बरसात हो सकती है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि आज सुबह अगर आप मौसम देखेंगे तो अब से थोड़ी देर पहले काफी तेज धूप यहां पर निकली है। अब जहां तक बात है रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की, तो सबसे बड़ी परेशानी इस बात की हो रही थी कि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये मनेरी इलाका है। मनेरी से ही आप होते हुए यहां से 10 किलोमीटर आगे भटवाड़ी जो जगह है वहां तक जा सकते हैं, वो आखिरी पॉइंट है, और वहां से फिर आप हर्षिल जा सकते हैं। लेकिन भटवाड़ी के बाद से जितने रास्ते हैं, जितने पुल थे, वो पूरी तरीके से टूट गए हैं, लेकिन उनको सही करने में वक्त लग रहा था। अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक रिपोर्ट यहां से भेजी है मीनाक्षी, ये रास्ता जो है पूरी तरीके से कट गया था, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि जितनी हैवी मशीनरी है NDRF की, BRO की, इसके साथ ही SDRF की, उस मशीनरी को आगे भटवाड़ी के आखिरी पॉइंट तक भेज सकें। ये जो आपको इतना मलबा यहां पर नजर आ रहा है, ये मलबा अभी टूट कर नहीं आया है, बल्कि एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। असल में मैं चाहूंगा राजीव वर्मा एक बार आगे की तरफ आकर दिखाएं। इस पहाड़ के एक हिस्से को अभी अभी JCB मशीन से कुछ काटा गया है। उसकी वजह यह है कि ये सड़क बहुत ज्यादा खोखली हो गई थी, इसीलिए सड़क का चौड़ीकरण किया गया है। जितना आप आगे का मलबा देख रहे हैं, इसको अभी अभी काट के थोड़ा कच्चा रास्ता बनाया गया है, क्योंकि जहां पर मैं मौजूद हूं यहां से आगे सड़क जो है वो पूरी तरीके से खोखली हो गई है, नीचे नदी की तरफ धंस गई है। तो अगर ट्रैफिक यहां पर चलता तो वो संभव नहीं था, गाड़ियां नीचे नदी में जा सकती थी। थोड़ी सी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभय, आप जो हिस्सा बता रहे हैं जो नदी की तरफ धंसा है, क्या वो हिस्सा हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल मीनाक्षी, उसी जगह पर हम पहुंचे हैं। ये आप देखिए, असल में ये रोड इतनी नीचे कट चुकी है, आपको आगे तक की तस्वीरें दिखेंगी, ये बिल्कुल नदी की तरफ टूट चुकी है। आधा हिस्सा पूरी तरीके से खत्म है। इसमें नीचे एक वॉल बनाने की कोशिश बाद में प्रशासन करेगा, BRO करेगा। नीचे इसमें गाटर लगाए जाएंगे ताकि जो खोखलापन है उसको सपोर्ट मिल सके,
लेकिन अब ट्रैफिक और जो मशीनरी है आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन के भटवाड़ी जानी है उनको कैसे भेजा जाए जी। तो उसके लिए यहां पर तो ये मलबा इकट्ठा कर दिया गया है, साथ ही ये जो आप किनारा देख रहे हैं इसको काट के कच्चा रास्ता बनाया गया है और अब कोशिश की जा रही है कि बड़ी बड़ी मशीनरी जो है एनडीआरएफ की उसको यहां से उस आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सके, भटवाड़ी जहां से पुल एक बनाने और का सवाल काम किया अभय, जा रहा फिर है मैं ताकि अनामिका के जो पास जा रही एम्बुलेंस हूँ। वेट कर रही हैं, ये अभी जो हम अपने आपकी लाइव इस रिपोर्टिंग में ही देख रहे थे कि कुछ गाड़ियां तेजी से आगे की तरफ जा रही थी, क्या ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई गाड़ियां हैं? अभी एक ये भारी भरकम गाड़ी और आगे जाते हुए देख रहे हैं हम। देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल ये जितने डंपर हैं, क्योंकि जो काम किया जा रहा है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के डंपर, उनकी क्रेन्स और साथ ही अभी पीछे कुछ एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, क्योंकि कोशिश ये कर रहा है प्रशासन कि हेली सर्विस शुरू कर दी गई है, मौसम खुल गया है, लेकिन रेस्क्यू अभी सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए हो रहा है। अब अगर ये रास्ता खोलना है तो उसके लिए आपको हैवी मशीनरी को भटवाड़ी पहुंचाना पड़ेगा और यही वजह है कि अब इस पैरेलल रास्ते से बड़ी बड़ी मशीनें, डंपर आगे जाना शुरू हो गए हैं। ठीक मीनाक्षी, ठीक, अभय आप बने रहे हमारे साथ। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, जरा वहां भी आप तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके की चुनौतियों का सामना इस वक्त जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें हैं नहीं, वैकल्पिक रूट तैयार किए जा रहे हैं और अभी भी इतना मलबा, दलदली मिट्टी, गाद वहां भरी हुई है कि लोगों को बचाना मुश्किल है। बिल्कुल मीनाक्षी, आज सुबह से ही जब सूरज की पहली किरण खुली तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, यानी 5:30 बजे से आज रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी आईटीबीपी कैंप की, जहां पे हेलीपैड बनाया गया है, जहां से जो सभी हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ान भर रहे हैं। यहां से उत्तरकाशी से टीमें जो है वो हर्षिल पहुंच रही हैं और हर्षिल से भी लोगों को रेस्क्यू करके वापस उत्तरकाशी लाया जा रहा है, क्योंकि धराली में तो अभी मलबा जमा हुआ है। वहां पे जो सड़क मार्ग से ही बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचेंगी, लेकिन टीम वहां पे जो मैनुअल जितना हो सकता है उतना खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर्षिल में डिस्कनेक्ट होने के कारण वहां कई गांव के लोग फंसे हुए हैं, वहां लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इसीलिए अब उन्हें उत्तरकाशी लाया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत दिन वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए सेना का जो ये जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, अभी फिलहाल इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 3 तो आपको यहाँ पे हेलीकॉप्टर नजर आएंगे। एक अभी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है, यहाँ से सारे इक्विपमेंट्स लेके हर्षिल जाया जा रहा है, उन्हें भटवाड़ी पहुंचा रहे हैं ताकि वहां सेना के पास मशीनरी हो, वहां पे इक्विपमेंट्स हो, छोटी छोटी मशीन, जितना जा सकता है सामान इस समय इस हेलीकॉप्टर में वो जाया जा रहा है। कम से कम मीनाक्षी 1 साथ 5 जो है वो सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, यहाँ तक कि कुक, क्योंकि वहाँ जो टीम मौजूद है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था वहाँ हो, वो सही से ऑपरेशन कर सके, उनके पास स्लीपिंग बैग्स हो, ये सब सामान अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से उत्तरकाशी से भटवाड़ी और हर्षिल, जहाँ पे बेस कैंप बनाया गया है, वहाँ पहुँचाया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। एक जानकारी अनामिका आप और दें कि अभी तकरीबन 400 लोगों का रेस्क्यू तो किया जा चुका है, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं टीम के द्वारा? रेस्क्यू दल क्या कह रहा है अभी, और कितने लोगों के वहां फंसे होने की संभावना है? मीनाक्षी, अभी तक 9:30 बजे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। आज हर्षिल से, भटवाड़ी से नहीं, धराली से नहीं, हर्षिल से 44 लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है। धराली में अभी बहुत मुश्किलें आ रही है, वहां से कितने लोगों को निकाला गया है ये डेटा प्रशासन ने नहीं दिया है, क्योंकि मुश्किलें आ रही है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में। जब तक मीनाक्षी सड़क मार्ग नहीं खुल जाता, जब तक वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी की मशीनें, खुदाई करने वाली मशीनें नहीं पहुंच जाती मीनाक्षी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तब तक वहां पे सही से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता। एक प्रॉपर डेटा कि वहां कितने लोग फंसे हैं, ये डेटा वहां से नहीं आ सकता। लेकिन कल धराली से 2 बहुत गंभीर चोटिल लोगों को रेस्क्यू किया गया था मीनाक्षी। एक तस्वीर आई थी जिसमें एक आदमी बचता हुआ नजर आ रहा था, जो अपनी जिंदगी की जंग वहां पे जीत गया था। उस व्यक्ति को भी हर्षिल तक पहुंचा दिया गया है रेस्क्यू टीम ने। लेकिन क्या
आंकड़ा है, कितने लोग बिल्कुल अभी अनामिका, अभी जो तस्वीरें आपके सामने रख रही हैं, मदद 2 हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार हैं उड़ान भरने के लिए और रेस्क्यू दल के जवान इस वक्त आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, नारंगी रंग के कपड़ों में जो दिखाई दे रहे हैं वो रेस्क्यू दल है। वो यहाँ से बस उड़ान भरने के लिए तैयार है और उनके हाथों में जो बड़ा बड़ा सूटकेसेस आप देख रहे हैं, दरअसल वो तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, राहत सामग्री यहाँ से लेकर निकल रहे हैं। नामिका जो तस्वीरें हमें दिखा रही हैं और जिस खबर का वो जिक्र कर रही थी कि गंभीर रूप से लोग चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं और किस तरीके से इस मलबे से अपनी जान को बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वाकई में एक तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं। धराली में जिंदगी बचाने की जंग युद्ध स्तर पर चल रही है। धराली जाने के रास्ते जगह जगह पर ब्लॉक है। पहाड़ों से टूटकर गिरा हुआ मलबा सड़क पर आकर गिर गया है, जिसकी वजह से धराली तक पहुंचना नामुमकिन है। अब धराली में फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर मटली हेलीपैड से लगातार उड़ान भर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से एक तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जवान भेजे जा रहे हैं, वहीं वापसी में हेलीकॉप्टर से धराली में फंसे हुए लोगों को मटली लाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को भी हेलीकॉप्टर के जरिए धराली पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों को सकुशल धराली से रेस्क्यू किया गया है वो सेना के जवानों को थैंक यू कह रहे हैं। वहाँ पे रास्ता बंद हो गया था तो फिर हेली से रेस्क्यू किया, ऐसा है। सब फोर्स ने पूरे हेल्प की और हम लोग सब निकल गए वहाँ से। अनामिका मेहरा। सर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। सर अभी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे और क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, अभी मौसम वहाँ का साफ है बट रास्ता तो टूटा हुआ है, इसीलिए काफी सारे लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे। बट आप लोगों की वजह से हेली सर्विस की सुविधा दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसकी वजह से काफी हेल्प हुई है। हम महाराष्ट्र से हैं, जलगांव महाराष्ट्र से। वहाँ पर मतलब इतना डर लगा मुझे बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया, वो मतलब हमें बताया कि ऐसा नहीं होता है और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। हादसे के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मटली हेलीपैड पर रेस्क्यू किए गए लोगों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। सीएम ने पीड़ितों का हाल जाना। अभी आपने प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी सुना और आपने हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट भी देखी। धराली पहुंचने के लिए जितने रास्ते हैं वो टूटे हुए हैं, मलबा बिखरा पड़ा है और इसी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। एसडीआरएफ की एडवांस टीम रास्ता खुलने का इंतजार कर रही है। एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि एडवांस टीम उपकरणों के साथ तैयार है। जैसे ही रास्ते खुलेंगे टीम को धराली के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। जो हमारी एडवांस टीम है जो इक्विपमेंट्स लेके आ रही है, अगर रोड्स खुल जाएंगे तो वो टीम पहुंच जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू का काम बड़ी तेजी से होगा। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं, लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, उनको ले जाने का लिए जो अरेंजमेंट्स करने हैं उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आज मैक्सिमम जो भी यात्री यहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस भेजा जा सके, क्योंकि जगह जगह रोड ब्लॉक है इस समय, तो बाय चॉपर उनको शिफ्ट करने का प्रयास रहेगा आज। जो आज ये रेस्क्यू का ऑपरेशन चलेगा इसमें एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आर्मी है, आईटीबीपी है, सारी टीम्स मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम कर रही है।
धराली में अभी कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने जिंदा हैं, कितने लोगों को वो त्रासदी, वो मलबा अपने साथ बहा के ले गया, ये एक अभी सवाल बना हुआ है। हमारे साथ ईशांत हैं, जिनके भाई, दोस्त और जानने वाले उस दिन वहाँ धराली में मौजूद थे जब पानी का सैलाब आया और सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया। ईशांत अभी अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है, धराली जाने की कोशिश कर रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लड़के, मंदिर के पुजारी, मंदिर में कीर्तन करते हुए, भोजन बनाते हुए दिख रहे हैं। कौन है वो लोग, ये सब ईशांत हमें बताएंगे। ईशांत, ये सवाल है कि धराली में उस दिन कितने लोग थे, कितने अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। आप भी धराली गए थे, 2 दिन पहले आप धराली में थे, क्या हुआ था और उस दिन कितने लोग थे जो उस वीडियो में दिख रहे हैं? मैं बेसिकली धराली ही रहता हूँ। मैं धराली से अप डाउन करता हूँ नीलांग बॉर्डर के लिए। तो वहाँ पे जो हमारे दोस्तों का ग्रुप है, वहाँ पे जो, उन्हें दोस्त नहीं कहूँगा मैं, दे आर लाइक माई ब्रदर्स, लाइक पहाड़ी भाई। ओके, तो जो उन लोगों का वहाँ पे आप वो वीडियो देख रहे हो, आप वो वीडियो निकाल के बताइए। वो वीडियो एक का नाम बताएं अगर आप हमें। मैं आपको एक के नाम, ज़्यादा नाम तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उसमें कई लेडीज़ हैं और कई उसमें लड़कियां हैं जिनका नाम मेरे को नहीं पता। जो मेरा सर्कल है, लड़कों वाला जो सर्कल है, उसमें मैं मतलब अपने दोस्तों को, ये देखो जो ये वीडियो शूट कर रहा है, ये कांति नेगी है। ये जो बंदा है, ये बंदा सचिंदर भैया का लड़का है, ठीक है। और आगे हम देखें तो मतलब ये भाई वो है जिसका मकान मतलब बिल्कुल जहाँ पे नाला आया है वहाँ से जो गाँव का रास्ता है वहाँ पे इनका मकान था। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सभी लोग वहाँ पे, दिनेश हो गया, यहाँ पे दिनेश खड़ा है, हाँ, और इधर बक्खर लोग खड़े हैं, इधर यहाँ पे ये सुशील भैया देखो चरणामृत पिला रहे हैं सबको, ये सुशील भैया हैं। तो मतलब यहाँ पे सभी लोग ऐसा कोई भी नहीं है जो मतलब अनफेमिलियर हो या बाहर का हो। ये सब आप देखिए, उनकी आवाज में भी ये समझ में आ रहा है कि जब ये हादसा हुआ सब अवाक रह गए, किसी को पता ही नहीं था अगले क्षण क्या होने वाला है। रेस्क्यू टीमों को सड़क से धराली और हर्षिल पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धराली जाने वाले रास्ते खोलने की कोशिश जारी है। मनेरी में भटवाड़ी जाने वाला रास्ता खोलने का काम चल रहा है। जेसीबी से सड़क पर आया हुआ मलबा हटाया जा रहा है। हर्षिल पहुंचने के लिए रास्ता खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। जैसे जैसे मौसम खुल रहा है वैसे वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सड़क के रास्ते जितने रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए हैवी व्हीकल्स को आगे भेजना है वो जा पाए। असल में जो रास्ते कट गए थे अब पहाड़ों के अंदर मनेरी में से तो मौजूद है। मनेरी से मातवेड़ी का जो रास्ता है उसको और चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि हैवी व्हीकल्स यहां से गुजर सकें। ये आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क मनेरी का इलाका है, बिल्कुल नदी से लगा हुआ। यहीं से होते हुए आप आगे हर्षिल जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रास्ते टूट गए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की जितनी बड़ी गाड़ियां हैं उनको पहुंचने में समय लग रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ हेली सेवा के जरिए चल रहा है। हेली सेवा के जरिए ही अभी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो हर्षिल में पहुंच पा रही हैं। यही वजह है कि भटवाड़ी जो इलाका है वहां जाने से पहले जो मनेरी का इलाका है वहां पर इस तरीके से सड़कें टूट गई थी। बड़ी